Hello and welcome to UPSC Prep World. This is the 7th lecture in the Environment and Ecology series of UPSC CSE preparation. In the last lecture, we studied about ecosystem productivity, high, medium and low productivity ecosystems, biotic interactions, and solved the PYQs and practice questions related to these topics. In this lecture, we will study about ecological niche, ecotone, ecological pyramids, etc. So let's start with ecological niche. Ecological niche क्या होता है? It is the functional role played by an organism in an ecosystem. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो उस इकोसिस्टम में एक रोल प्ले किया जाता है, फंक्शनल रोल, उसको इकोलॉजिकल नीश कहते हैं. इट रिफर्स टू द फंक्शनल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म. इट इज़ द माइक्रो हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट ऑल्सो रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू यूज़ द रिसोर्सेज इन अ गिवन हैबिटेट. इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या रिसोर्सेस वो यूटिलाइज करता है, ये सब जो अपना एक फंक्शन निभाता है उस इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में, उसको इकोलॉजिकल नीश कहते हैं. जैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए एक ट्री है. अब उस ट्री पे मान लीजिए टू स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है. एक कैनोपी पे एक बर्ड रहती है और एक बर्ड जो है उसके ब्रांचेस और छोटे छोटे जो लोअर एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्रास है वहाँ पे एक बर्ड रहती है. तो ये दोनों का जो इकोलॉजिकल नीश है वो अलग है, क्योंकि इनका हैबिटेट अलग है, इनका फीडिंग पैटर्न अलग है, रिसोर्सेज भी ये अलग अलग जगह से ले रहे हैं. तो इनका जो इकोलॉजिकल नीश है, ये दो स्पीसीज़ जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरे जगह पे रह रही है, एक ही प्लांट पे इकोसिस्टम में, और एक दूसरे जगह पे रह रही है. तो ये अलग अलग फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए इनका अपना इकोलॉजिकल नीश अलग अलग है. ठीक है, तो ये होता है इकोलॉजिकल नीश. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोटोन. इकोटोन क्या होता है? इट रिफर्स टू द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स. It has conditions of both merging ecosystems and is habitat of unique type of flora and fauna. तो इकोटोन क्या होता है? एक ट्रांजिशनल एरिया होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम्स. जैसे एग्जांपल अगर मैंग्रोव्स लेते हैं तो ये हमारा अगर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और यहाँ पे सी है और ये मान लीजिए रिवर है, तो ये दोनों के बीच पे एक ट्रांजिशन हो रहा होगा. इस एरिया में मैंग्रोव्स होते हैं, ये एस्चुरिन एरिया ब्रैकिश वाटर होता है, तो ये मैंग्रोव्स का एरिया होता है. तो ये जो होता है ये फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर, इस दोनों इकोसिस्टम के बीच का एक ट्रांजिशनल एरिया है और इसको हम लोग इकोटोन बोल सकते हैं. सिमिलरली अगर एक माउंटेन इकोसिस्टम है और एक प्लेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांजिशनल एरिया होगा जहाँ पे कुछ फीचर्स आपके फॉरेस्ट के भी मिलेंगे, कुछ माउंटेन के भी मिलेंगे, और ये जो ट्रांजिशनल एरिया है ये इकोटोन है. तो इसको कंडीशंस जो हैं, ये मर्जिंग इकोसिस्टम जो होते हैं उसके दोनों कंडीशंस होते हैं, और ये हैबिटेट होता है कुछ यूनिक टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना. यूनिक टाइप क्यों होगा? तो यूनिक टाइप इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों के फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करता है, और इसीलिए यूनिक टाइप होने से क्या होगा कि यूनिक ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे. इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, एज इफेक्ट. इसमें क्या होता है? समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन इन इकोटोन than in either of the two ecosystems. This is called edge effect, and such species are called edge species. It is specifically applicable to birds.
इसका मतलब क्या होगा? लैंड, जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं कि लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये, इसमें कुछ और स्पीसीज़ यहाँ लैंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ स्पीसीज़ एक्वेटिक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ये ट्रांजिशनल जोन है जिसको हम लोग इकोटोन कहते हैं, इस जगह पे आपके दोनों से ज़्यादा स्पीसीज़ रिसाइड कर रहे होंगे और इसको हम एज इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, रिसोर्सेस फ्रॉम बोथ द इकोसिस्टम्स। इसका मतलब जैसे ये ट्रांजिशनल एरिया में आप देखिएगा, इसका लैंड का भी रिसोर्सेस मिल रहा है और वाटर का भी रिसोर्सेस मिल रहा है। तो ये रिसोर्सेस आपको दोनों यहाँ पे कंड्यूसिव हैं आपको अलग ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ को होल्ड करने के लिए। एंड सेकेंड, यूनिक कंडीशंस। सपोर्टिंग यूनिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप देखिएगा लैंड इकोसिस्टम में आपको बर्ड्स हैं, स्पाइडर्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब हैं। और एक्वेटिक में आपको फिशेस हैं, आपके वो बर्ड्स जो फिशेस पे फीड करती हैं वो भी उसी का सिस्टम में है। लेकिन ट्रांजिशनल जोन में आप देखिएगा तो ये सारे लैंड के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो तो हैं ही, एक्वेटिक जोन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हैं, लेकिन कुछ स्पेशल यूनिक कंडीशन जो यहाँ पे डेवलप हुई उसके कारण यूनिक फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे डेवलप हुआ। जैसे यहाँ पे एम्फीबियंस हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, इस टाइप के जो फ्लोरा एंड फौना जो यूनिक है, जो कि ना कि दोनों इकोसिस्टम जो कि लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इकोटोन होता है वहाँ पे आपको दोनों इकोसिस्टम का अलावा भी आपको कुछ स्पेशलाइज्ड फ्लोरा एंड फौना मिलती है, जिसके कारण दोनों का प्लस अलग यूनिक इकोसिस्टम जो है वो इनकम्पास करते हैं यहाँ पे। और आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, अगर ये लैंड इकोसिस्टम है यहाँ पे और ये हो गया एक्वाटिक इकोसिस्टम, और यहाँ पे जो स्पीसीज़ है यहाँ पे आपको लैंड के भी स्पीसीज़ मिल रहे हैं, एक्वाटिक के भी मिल रहे हैं और इनके खुद के भी स्पेशलाइज्ड स्पीसीज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनका डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको एस्चुरी इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये आपको एग्जांपल बहुत अच्छा है एज इफ़ेक्ट जानने के लिए। और जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी है तो वहाँ पर क्या है, डेजर्ट इकोसिस्टम है एक साइड है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया है वो डेजर्ट इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बीच का है। तो उसमें क्या है, जो हमारे बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनका डेंसिटी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों साइड के रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, दोनों साइड के लिए अडेप्ट भी रहते हैं और वहाँ पे उनका डेंसिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे होम रेंज। होम रेंज क्या होता है? इट इज़ द एरिया इन विच एन एनिमल लिव्स एंड मूव्स ऑन पीरियोडिक बेसिस। इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल्स टेरिटरी विच इज़ द एरिया दैट इज़ एक्टिवली डिपेंडेड। तो होम रेंज जो होता है वो किसी भी एनिमल का जो टेरिटरी होता है उसको होम रेंज बोल सकते हैं, क्योंकि वो उस टेरिटरी में जब पीरियोडिक बेसिस पे वो आता जाता या घूमता फिरता रहता है। तो हम देखेंगे किसी ऑर्गेनिजम्स का होम रेंज बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे टाइगर्स, उनका होम रेंज जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स हो सकता है। तो जैसे टाइगर्स का हम देख रहे हैं कि होम रेंज बहुत ज़्यादा होता है, तो होम रेंज का इंपॉर्टेंस आता है कंजर्वेशन में। मान लीजिए हमको पता है कि टाइगर्स का होम रेंज बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए हमको जो उनका नेशनल पार्क होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होगी, हमको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि उनका होम रेंज जो है वो हैम्पर ना हो और वो फ्रीली अपना जो टेरिटरी है उसमें वो मूव कर सकें। तो हमने देख लिया होम रेंज। अब इकोलॉजी का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है होम्योस्टैसिस।
इट रिफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट इन एन इकोसिस्टम। इसका मतलब है जो इकोसिस्टम अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर रहा है तो वो डिस्टर्ब ना हो, वो अपने आप को आगे बढ़ा सके स्टेडी स्टेट में, उसको होम्योस्टैटिस कहते हैं। इट अकर्स बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इट इज़ मेनली द नेगेटिव फीडबैक विच ब्रिंग्स द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। तो फीडबैक मैकेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब अभी समझते हैं एग्जांपल से हम। जैसे ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट इंसेक्ट्स इन ए स्मॉल एरिया मल्टीप्लाई रैपिडली। तो बट ड्यू टू द लिमिटेड फूड रिसोर्स मैनी इंसेक्ट्स डाई ऑफ स्टारवेशन एंड द नंबर रिटर्न बैक टू ओरिजिनल स्टेट। अगर आप देखिएगा तो किसी इकोसिस्टम में अगर रैपिडली किसी इंसेक्ट्स का फेवरेबल क्लाइमेट के कारण बहुत ही ज़्यादा वो मल्टीप्लाई हो गए तो ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा कि रिसोर्सेज पे बहुत स्ट्रेन आने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स ये होंगे वो बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। तो जब इंसेक्ट्स का नंबर वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा तो ये जो होम्योस्टेटिस है या जो स्टेडी स्टेट जो है इकोसिस्टम का वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब अगर कुछ भी चेंजेस अगर उसके कंपोनेंट्स में होते हैं तो वो खुद ब खुद अपने आप को वो बैलेंस कर लेते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज और ड्यू टू मोर एंड मोर कंपटीशन। तो ये जो होम्योस्टेटिस है जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं ये अपने आप मेंटेन हो जाता है। तो ये इकोसिस्टम का बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है कि सेल्फ रेगुलेटरी होता है और वो होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने में खुद ही कैपेबल होता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म बट फंक्शनल रोल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द इन द कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर दीजिए कमेंट्स में। इसका आंसर होगा इकोलॉजिकल नीश। हमने देखा था फंक्शनल रोल और फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इकोलॉजिकल नीश कहते हैं हम उसको। तो आगे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था मिस्टर चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो इट इज़ अ ग्राफिकल टूल टू एनालाइज द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, बायोमास और नंबर्स। तो एक तरह का ग्राफिकल टूल होता है जो कि हमें एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम या बायोमास या नंबर्स इन एन इकोसिस्टम दिखाता है। द एनर्जी कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, एक फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म अपना स्पेस डिफाइन करता है उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, हमने पहले भी देखा है। जैसे एक फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उसमें कंज्यूमर्स में हम देखे थे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो जैसे प्रोड्यूसर्स हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर्स, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। तो ये एनर्जी कंटेंट जो है ये ट्रॉपिक लेवल से हमको पता चल जाता है। और ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो इसी ट्रॉपिक लेवल का या तो एनर्जी या तो बायोमास या नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और एक पिरामिड स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर्स एट द बॉटम एंड गोज़ टू हायर लेवल्स। तो हम अब टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे। तो बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, सेकंड पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड थर्ड पिरामिड ऑफ बायोमास। एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी फाउंड विद इन द ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम।
द बॉटम एंड द लार्जेस्ट लेवल ऑफ द पिरामिड इज़ द प्रोड्यूसर्स एंड कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें हम अभी जस्ट देखे थे कि जो प्रोड्यूसर्स का होता है वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होता है और ये बॉटम लेवल पे होता है प्रोड्यूसर्स। और फिर हमने अगर लिंडमैन्स 10% रूल जो अभी हमने पहले देखा था, आपको याद होगा 10% रूल, उसमें देखा कि एज हम जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ते जाता है तो नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल में ओनली 10% ही एनर्जी मूव कर पाती है। तो जैसे प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में 10% गया, उससे ऊपर और 10% गया, ऐसे करके टॉप प्रेडेटर तक चला जाता है। और हम ये देखेंगे कि एनर्जी जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी उनके पास होती है और उसके बाद जो एनर्जी है वो डिक्रीज ही होते जाती है एज स्टेटेड बाय लिंडमैन्स 10% रूल। तो नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो एन इकोलॉजिकल पिरामिड कंस्ट्रक्टेड कंसिडरिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इन ए सिक्वेंशियल मैनर। तो ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक इकोसिस्टम का सैंपल एक लेते हैं, उसमें हम देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 अगर ग्रासेस हैं नंबर्स, तो ग्रासहॉपर या इंसेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड्स में हम इसको मान सकते हैं। और उसके बाद फिर ये फ्रॉग्स एंड बर्ड्स जो ग्रासहॉपर और इंसेक्ट्स को खा रहे हैं वो आपको हंड्रेड्स में मिल सकते हैं। फिर जो हैं हॉक्स जो होंगे वो आपको लगभग टेंस में मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर से आप टॉप कार्निवर तक जब मूव कर रहे हैं तो नंबर्स जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है, इसलिए ये पिरामिड अपराइट है। इन्वर्टेड पिरामिड का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो उसमें देखिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा ट्री है, वो नंबर्स में 1 है, उस पर जो कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि बहुत अमाउंट में नहीं होंगे क्योंकि ट्री उतना ज़्यादा सपोर्ट उसको नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन वो फिर भी ठीक ठाक अमाउंट में होंगे, अप्रोक्सी हंड्रेड्स में मान लीजिए। लेकिन उसके ऊपर जो इनके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे उनको फीड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बर्ड्स के ही बहुत वैरायटी होंगे, लिजार्ड्स हो सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं। तो ये जो है इनके सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नंबर्स ये भी और ज़्यादा हो सकता है, ये टेंस में हो सकते हैं, तो ये हंड्रेड्स में हो सकते हैं। तो ये एक इन्वर्टेड पैटर्न बना रहा है कि हम प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक में अगर नंबर्स बाय नंबर अगर गिनेंगे तो ये नीचे से लेके प्रोड्यूसर कम रहेंगे और कंज्यूमर्स इसके बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से आपका पिरामिड ऑफ बायोमास होता है। तो ये बायोमास पिरामिड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल लिविंग बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। तो बायोमास कैसे कैलकुलेट करते हैं? बायोमास इज कैलकुलेटेड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन ए गिवन सैंपल साइज। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास क्या होता है? जैसे कि आप अगर किसी ऑर्गेनिक मैटर को सुखा दो, ड्राई कर दो, तो उसका फिर वेट लो, तो वो फिर एक बायोमास कहलाता है। तो बायोमास जो होता है, टोटल बायोमास का किसी भी ट्रॉपिक लेवल में क्या टोटल बायोमास है उसको दिखाने के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास दिखाते हैं। इट ऑल्सो कैन बी अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ये अपराइट वाले में हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो हमारे हैं प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स हैं जैसे प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था, तो प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूसर्स मान लीजिए 1000 kg में है, लेकिन हर्बीवोर्स जो है वो उसको 1000 kg में इनका बायोमास होता है। इनको जब कंज्यूम करते हैं तो इसमें रेस्पिरेशन लॉसेस और जो अदर लॉसेस होते हैं, एक्सक्रीशन और ये सब, तो फिर उसके बाद उनका वेट कम हो जाता है। फिर प्राइमरी कार्निवोर होगा, उसका वेट और कम रहता है बायोमास का। टॉप कार्निवोर जो होता है उसका वेट और भी कम हो जाता है। तो हम ये हर ट्रॉपिक लेवल पे ये जो है ये बायोमास का वेट कम होते जा रहा है, इसलिए अपराइट बायोमास है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स, जैसे हमारे छोटे माइक्रो एक्वेटिक सिस्टम में देखते हैं तो माइक्रो एल्गे हो गए
या स्मॉल डायटम्स हो गए, ये सब होते हैं, इनका मांस बहुत कम होता है। लेकिन हर्बीवोर्स जो हैं वो जो इन पे फीड करते हैं, अगर उनका पर एरिया बायोमास देखेंगे तो वो और बढ़ जाता है, जैसे क्रस्टेशियंस हुए या कुछ छोटे छोटे श्रिम्प्स, ये सब हुए। लेकिन उन पे जो फीड करते हैं उनका अगर पर एरिया बायोमास देखेंगे तो और बढ़ जा रहा है, जैसे ये शार्क्स हुआ। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है, और जनरली इन्वर्टेड पिरामिड हमको एक्वाटिक सिस्टम में ही दिखने मिलेगा बायोमास में। मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड देख लिया, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड देख लिया, लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या लिमिटेशंस हैं? पहला, मोर देन वन स्पीसी में ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स एज इन फूड वेब, बट सच अरेंजमेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ट्रॉफिक लेवल जो हम देखते हैं फूड चेन में, कैसे प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और एपेक्स प्रेडेटर मूव करते हैं, वो है। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में आपको दिख सकते हैं। जैसे ये हॉक है, कभी ये डायरेक्ट माउस को खा रहा है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए ग्रास है प्रोड्यूसर, माउस है प्राइमरी कंज्यूमर, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन अगर यही हॉक अगर एक फूड चेन है, मान लीजिए ग्रास को माउस खाया, माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को फिर हॉक ने खाया, तो ये सेकेंडरी की जगह टर्सियरी हो जाएगा, क्योंकि बीच में सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक हो जाएगा। तो आप इस ट्रॉफिक लेवल से आप ये देख नहीं पाएंगे कि ये स्पीसीज़ जो है हॉक है उसको किस ट्रॉफिक लेवल में रखा जाए। तो ये एक डिमेरिट है। सेकेंड, decomposers are not considered in any of the pyramids even though they form important part of various ecosystems। हमने अभी जितने भी इकोसिस्टम पिरामिड्स देखा, आपने देखा होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कि हमने कहीं पर भी डिकम्पोजर्स को नहीं रखा है। तो ये जो एल्टन साहब थे, उन्होंने जब ये इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया तो इसमें इन्होंने डिकम्पोजर्स को किस इकोलॉजिकल ट्रॉफिक लेवल में हम रख सकते हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो हम ये देखेंगे कि डिकम्पोजर्स जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम में, लेकिन वो जो है इकोलॉजिकल पिरामिड में उनको जगह नहीं मिलती है। और फिर सेकंड, दीज पिरामिड्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेरिएशन इन क्लाइमेट एटसेट्रा। तो जो सीजनल चेंजेस या वेरिएशन इन क्लाइमेट है, जिसके कारण एनर्जी या प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल्स ये वेरी कर सकते हैं, उसको भी इन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स का डिमेरिट है। तो हमने फिर आज कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे और कुछ इकोलॉजिकल नीश, इकोटोन, एज इफेक्ट, होम रेंज, होम्योस्टेसिस और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये कॉन्सेप्ट्स हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड। थैंक यू।